नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक जो मार्केट में लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आज की इस टॉपिक को हम इतने डिटेल में समझेंगे कि कोई और आपका कन्फ्यूजन हो गए नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 43B सबसेक्शन H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की, जो आया है रिगार्डिंग द पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि यार ये गवर्नमेंट ने गलत किया, इससे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, बिजनेस कैसे करेंगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी एंड सो ऑन। जितने लोग हैं ये उनका अपना ओपिनियन है। आज हम जो बात करेंगे वो हम कंप्लीटली एक्ट के साथ बात करेंगे और जो गवर्नमेंट का इसके पीछे इंटेंशन है उसके साथ बात करेंगे। उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि क्या ये एक्ट अच्छा है या बुरा है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हुआ ये कि ऐसे मार्केट में एक र्यूमर फैल रहा था कि गवर्नमेंट सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की सुनती है, गवर्नमेंट सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को बड़ा करना चाहती है, इस तरीके से। एंड टू सम एक्सटेंट ये सही हो भी रहा था। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हमको किसी भी एक देश को समृद्ध बनाना है तो हमको नॉट ओनली बड़े व्यापारी, हमको छोटे व्यापारियों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष की तो ऐसे कई करोड़ों छोटे व्यापारी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और जिनकी बदौलत आज पूरा भारत चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम उन छोटे लोगों को बेनिफिट देंगे। लेकिन उन छोटे लोगों को हम बेनिफिट कैसे दें? तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक छोटे व्यापारी हो, आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो या मीडियम एंटरप्राइज हो, आप बहुत बड़े नहीं बने हो, आप छोटे हो, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए MSME के अंदर। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो जो लोग इसमें रजिस्टर करवाते हैं उसको हम एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसे हम कहते हैं उद्योग सर्टिफिकेट, और वही आगे चल के बन गया आपका उद्यम सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो आप MSME में रजिस्टर्ड हो गए हो और गवर्नमेंट की बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है। जिसमें से कुछ ये है कि अगर आप एक MSME में हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर में आप बिना सिक्योरिटी पैसा डिपॉजिट किए हुए आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये उसमें एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था। इस तरीके से बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं MSME में रजिस्टर्ड होने के। तो उसी को लेकर हम आगे चले। फिर गवर्नमेंट ने क्या देखा? गवर्नमेंट ने देखा कि अगर कोई छोटा व्यापारी अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको हमको व्यापार दिलवाना है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट अपने बहुत सारे सेक्टर में ये कर दिया कि अगर किसी को भी कोई बाजार से सामान खरीदना है तो आप उसमें से कुछ प्रेफरेंस MSME को दीजिए। ठीक है, तो अगर MSME को प्रेफरेंस मिलेगा तो हम उससे माल खरीदेंगे, उसका व्यापार बढ़ेगा, वो भी डेवलप करेगा। तो ये पूरा सिनेरियो इस तरीके से चल रहा था। फिर हुआ ये कि इसका बड़े कॉरपोरेट ने फ़ायदा उठाना चाहा। उन्होंने क्या बोला? बड़ा कॉरपोरेट अगर सामान खरीदेगा मार्केट से, चीज़ को समझेगा। फिर मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आऊँगा कि ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है एंड गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। मान लीजिए मैं एक बड़ा कंपनी हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, मुझे मार्केट से आज मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदना है जिसको कि हम प्रोसेस करेंगे और प्रोडक्शन करके बेचेंगे। ठीक है, तो ये पैसा, ये जो 1 करोड़ का सामान मुझे खरीदना है, ये कंपनी के पास पैसा नहीं था। तो कंपनी क्या करती? कंपनी बैंक से लोन लेती। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती तो कंपनी को इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, हम एक समझने के पर्पस के लिए समझ ले रहे हैं। लेट सपोज 12% उसको इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, कंपनी इस 1 करोड़ से लोन लेकर आती, उसको लेट सपोज 3 महीने तक वो यूज़ करती और 3 महीने को यूज़ करके वो उससे फाइनल प्रोडक्ट बेचकर बाजार से पैसे वापस ले आती। तो 3 महीना अगर कंपनी ने 1 करोड़ का अगर लोन लिया और अगर इंटरेस्ट 12% का है तो ऑन एन एवरेज कंपनी को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 लाख रुपए का ब्याज पड़ जाता। कैसे? देख लीजिए, ये हमारा हो गया 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ के ऊपर 12% का आपका ब्याज लगता और अगर आपने 3 महीना डिले किया तो 3/12
पीरियड के लिए आपको ब्याज देना पड़ता। ये 12 कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, यहाँ बचा 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, तो टोटल आपका ब्याज कितना आ गया, 3 लाख। तो इस कंपनी को 3 लाख रुपए ब्याज का देना पड़ता, मतलब कंपनी का और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता। कंपनी ने बिजनेस प्ले करना शुरू किया। उसने क्या बोला कि अब हम ये 1 करोड़ बैंक से लोन नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, हमको जो 1 करोड़ का सामान चाहिए वो हम माइक्रो और स्मॉल वाले से उठाएंगे, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं हम उनसे उठाएंगे। अगर उनसे उठाएंगे तो क्योंकि इन लोगों को ग्रोथ करना है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उस ग्रोथ के लालच में, प्लस एक कंपनी है तो इनको लगेगा कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा, पैसा मिल जाएगा, तो ये लोग उस लालच में इस कंपनी को क्रेडिट में सामान देना शुरू कर दिए। और एज अ रिजल्ट ये कंपनी क्या करी, उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना ऐसे लेट करने लगी उसका पेमेंट रिलीज करने के लिए। एज अ रिजल्ट मान लो हम 3 महीने ही मान के चलते हैं, कंपनी इनको 3 महीने के बाद पैसा देती, यानी कि एक एवरेज हम ले तो मान लो कंपनी इनको 3 महीने के बाद इनको पेमेंट देती। इससे क्या हो गया, इससे कंपनी को ये 3 लाख जो ब्याज का देना पड़ता बैंक को, वो उसका पूरा बच गया। और यहां पर इन लोगों से उसको फ्री में 1 करोड़ का उनको क्या मिल गया, एक फाइनेंस मिल गया। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। फिर क्या हुआ, ये जो छोटे लोग हैं बेचारे, ये लोग जैसे ही इनको कोई एक कंपनी का ऑर्डर मिलता है ये लोग बहुत खुश हो जाते। क्यों, कि भैया ये तो श्योर शॉट हमारा एक ऑर्डर है, इसको जो भी बेचेंगे इससे प्रॉफिट हमारा होना निश्चिंत है। लेकिन वो प्रॉफिट कब होता, जब आपने जो सामान बेचा उसका समय पर आपको अगर पैसा मिलता तो आपको प्रॉफिट होता। लेकिन यहां पर क्योंकि समय से नहीं मिला, तो मान लो ये 3 लाख का, ये जो आपका 3 लाख का लोन है, ये अगर ये कंपनी नहीं दे रहा है तो इनडायरेक्टली आप दे रहे हो। सोच कर देखिए, मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मुझे एक कंपनी ने बोला कि हम आपसे 1 करोड़ का सामान लेंगे, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि बड़ी कंपनी है, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस बड़ी कंपनी को माल बेचने के लिए मुझे 1 करोड़ का माल उसको सप्लाई करना पड़ेगा। मैं छोटा व्यापारी, मेरे पास नहीं है पैसा, मैं क्या करता, मैं अब बैंक को अप्रोच करता लोन के लिए, मैं लोन लेकर आता और उस लोन को मैं आगे माल खरीद के सामने को भेज देता। क्योंकि वो डिले कर रहा है, उसके कारण मेरी लिक्विडिटी हैम्पर हो रही है और मुझे ब्याज भी देना पड़ रहा है। तो बर्डन किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर आया। और अगर मान लीजिए मैं लोन नहीं भी लिया तो मैं क्या करता होता, मैं अपने घर की सारी पूंजी, क्योंकि मुझे दिख रहा भैया प्रॉफिट होना ही होना है इस डील से, मैं सब कुछ पैसा उस एक डील में लगा देता और ब्लॉक कर देता। अब क्या होता, क्योंकि मेरा सारा पैसा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ब्लॉक हो गया है, अब इसके बाद मेरे पास वर्किंग कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाती और मैं अपना बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंस भी नहीं चला पाता। एज ए रिजल्ट मैं छोटा व्यापारी धीरे धीरे बाध्य हो जाता कि भैया अब मुझे मेरी दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो ये पेन पॉइंट था छोटे व्यापारियों का, जो सरकार ने समझा। तो इस बात की हमको तारीफ करनी चाहिए कि सरकार ने इस पेन पॉइंट को समझा और इसको बचाने के लिए उन्होंने नया अपडेट लेकर आया। उन्होंने क्या, उन्होंने एमएसएमई एक्ट में उन्होंने सेक्शन 15 में ये बात लिख दी कि भैया आपको पेमेंट करना पड़ेगा एमएसएमई वाले को विद इन टाइम। अगर आपका एग्रीमेंट हो रखा है एमएसएमई के साथ तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है उसको, और अगर नहीं करते हो, मतलब आपका अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, तो उस केस में 15 दिन में पेमेंट कर दो। ऐसा सिर्फ एमएसएमई एक्ट में लिखा था। एंड क्योंकि एमएसएमई एक्ट में लिखा था तो बहुत ज़्यादा इसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आ रहा था। तब सरकार ने बोला चलिए अब ऐसी बदमाश कंपनियां हैं उनको सबक सिखाना है, क्योंकि अगर हम इनको टाइट करेंगे तो ये लोग सही समय पे छोटे व्यापारियों का पेमेंट रिलीज करेंगे, जिससे छोटे व्यापारी की दुकान बंद नहीं होगी। इसीलिए सरकार ने क्या बोला, सरकार ने इनकम टैक्स में एक अपडेट कर दिया। क्या किया, इनकम टैक्स में आपका एक सेक्शन आता है, सेक्शन 43। सेक्शन 43 ये बोलता है, सेक्शन 43B की बात कर लें हम, सेक्शन 43B ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आप एक बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होंगे और उन खर्चों के हम आपको बेनिफिट देंगे। मतलब आपको, चलो मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, डिटेल में आते हैं हमारे मेन सेगमेंट में, तो आपको अब ये चीज समझ में आ जाएगी। सी जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा सेक्शन 43BH।
हम सेक्शन 43BH को आज अच्छे से समझेंगे, जिसके बाद अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का। सी, सबसे पहले जानिए कि आखिर ये सेक्शन लाया क्यों गया। क्या जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को कि ये सेक्शन 43B सब क्लॉज H लेकर आया? तो देखिए किस लिए लाया, टू एड्रेस द इशू ऑफ MSME इंडस्ट्री। जी हाँ, MSME इंडस्ट्री का एक इशू था, उसको एड्रेस करने के लिए। क्या इशू था? अभी हमने डिस्कस किया कि MSME वालों को पैसा नहीं मिल रहा था। हमने सप्लाई तो कर दिया, लेकिन हमको उस सप्लाई के लिए पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा था। ये पेन पॉइंट था हमारा। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए इस सेक्शन को लाया गया। क्या प्रॉब्लम था? स्कैरसिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, उनके पास वर्किंग कैपिटल की स्कैरसिटी पैदा हो जा रही थी, क्योंकि जो बदमाश कंपनियां थी वे लोग इनका पेमेंट रोक रही थी। ठीक है, एंड इससे बचने के लिए क्या करेंगे? अगर उनको समय पे पेमेंट मिल जाए, अगर उनको पेमेंट समय पे मिल जाए तो प्रमोट प्रॉम्प्ट पेमेंट। जी हाँ, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को समय पर पेमेंट मिल जाए, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन इंसर्ट किया। किसके लिए है ये है आपका माइक्रो बिजनेस के लिए और स्मॉल बिजनेस के लिए, माइक्रो के लिए और स्मॉल के लिए। ठीक है, समझेंगे इसको और डिटेल में। सबसे पहले जब हम बात करेंगे सेक्शन 43BH की, तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सेक्शन 43B क्या है। तो देखिए, व्हाट इज सेक्शन 43B, पहले ये समझिए। सेक्शन 43B है आपका इनकम टैक्स का एक ऐसा सेक्शन जो ये कहता है कि हम आपको एक्सपेंस का डिडक्शन तभी देंगे जब आप उसको विद इन टाइम पेमेंट करोगे। एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। जब आप एक्चुअल में उसका पेमेंट करोगे तभी हम उसका आपको बेनिफिट देंगे। मतलब क्या? आगे बने रहिए वीडियो में, सब कुछ समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा। एंड कब तक पेमेंट करोगे? ओनली अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का जो ड्यू डेट है उसके पहले आपको पेमेंट कर देना है। सेक्शन 43B ये कहता है, अगर आपने वो पेमेंट कर दिया है तो यस, आप उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। समझिए, इस चीज को समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं। एक बिजनेस है, बिजनेस के पास रेवेन्यू आया। कैसे रेवेन्यू आया? उसने सेल्स किया तो उसके पास रेवेन्यू आया। अब उस सेल से वो क्या करता है? वो अपने एक्सपेंस को माइनस करता है। एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो पार्ट बचा वो उसका हो गया प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को इनकम माना जाएगा, और क्योंकि ये इनकम है तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सीक्वेंस में हमारा साइकिल चलता है। नाउ, तो ये जो एक्सपेंस है, मान लीजिए ये अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो प्योरली जितना आपका सेल्स था वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और सारा का सारा अगर प्रॉफिट हो गया तो सारा का सारा प्रॉफिट आपका इनकम मान लिया जाएगा। इनकम सारा मान लिया गया तो सारी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात समझ में आई? मार्केट में हल्ला क्यों हो रहा है? मार्केट में हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बदमाश कंपनियां थी अब उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। उनको बेनिफिट कब मिलेगा? एक्चुअल पेमेंट के ऊपर। मतलब जिस ईयर में वो लोग उसका पेमेंट करेंगे उस पर्टिकुलर ईयर में उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो सेक्शन 43B क्या कहता है कि देखिए, हम आपका जो खर्चा है, हम आपका खर्चा तब अलाउ करेंगे जब आपने पेमेंट किया है इफ पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI। आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। कब देंगे? इन द करेंट प्रीवियस ईयर। जी हाँ, हम आपको करेंट प्रीवियस ईयर में ही दे देंगे। मतलब क्या? जिस ईयर में खर्चा हुआ उस ईयर में आपको उसका बेनिफिट दे देंगे, क्योंकि आपने समय सीमा के अंदर पेमेंट कर दिया है। लेकिन अगर आपने पेमेंट बाद में किया या फिर डिले किया, इफ पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आपने आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की जो ड्यू डेट है उसके बाद पेमेंट किया, तो उस केस में हम आपको बेनिफिट कब देंगे? उस साल में देंगे जिस साल में आपने पेमेंट किया है। समझ में आ गया आपको यहां तक? अब देखिए, ये था आपकी कहानी 43B की। अब इसी में इंसर्ट किया गया 43B सब क्लॉज H। ठीक है, नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 43B
क्लॉज एच। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि भैया आप जो पेमेंट कर रहे हो ना, तो उसमें से इन्होंने बोल दिया कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को भी टाइमली पेमेंट करो। जैसा सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट में जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हमने चर्चा की थी सेक्शन 15 के बारे में, जो कहता है कि अगर आपका बायर और सेलर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से मैक्सिमम आप 45 डेज का क्रेडिट पीरियड ले सकते हो। 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा मैक्सिमम। और अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो एज पर एमएसएमई एक्ट आपको 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ 15 डेज के अंदर। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया, अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? वो जो खर्चा था दैट विल बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि आपको समझ में आए। वो आपका प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेंस आपने ऑलरेडी शो किया था, गवर्नमेंट अब उसको एक्सपेंस नहीं मानती। एज ए रिजल्ट आपका प्रॉफिट उतने एक्सपेंस से बढ़ जाएगा। एंड अगर प्रॉफिट आपका बढ़ गया, इफ इंक्रीज प्रॉफिट देन इट विल रिजल्ट इंक्रीज इनकम टैक्स, तो आपका इनकम टैक्स भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। बस यही है वो पेन पॉइंट। किसके लिए? उन बदमाश कंपनियों के लिए जो कल तक इसका गलत फायदा उठा रहे थे। जी हाँ, अब देखिए, अब बहुत सारे व्यापारियों को ये लगता होगा क्या होगा यार टैक्स का पेमेंट, क्या होगा यार कि अगर हम ये पेमेंट ना करें तो? एमएसएमई है, पेमेंट नहीं करते, देखा जाएगा। ऐसा उनका बिहेवियर था। तो गवर्नमेंट अब इस बिहेवियर को सुधारने के लिए, उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए उनको पनिशमेंट दे रही है। ठीक है, क्या है पनिशमेंट? देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट विल हैपन इफ नॉट पेड? हम नहीं पे करेंगे, क्या कर लोगे? तो गवर्नमेंट बोलती है सुनो इधर आओ, हम क्या कर सकते हैं आपको बताते हैं। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, प्लस उस खर्चे को डिसअलाउंस भी कर देंगे। पेनल्टी कितनी लग सकती है? 3 गुना द बैंक रेट, जितना बैंक रेट है उसका 3 गुना तक आपको पेनल्टी लगा देंगे, और वो भी कंपाउंडेड मंथली होगा। तो ये आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्या गया? आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा थप्पड़ पड़ा गवर्नमेंट का, एक्स्ट्रा थप्पड़। जी हाँ, आपने सामने वाले का पैसा रोका है, अब आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। प्लस आपने जो खर्चा दिखाया था, जिसका पैसा आपने नहीं दिया, हम उसको डिसअलाउ कर देंगे। एज ए रिजल्ट आपका इनकम टैक्स का जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। अब पेमेंट करो, ज्यादा पेमेंट करो। क्या होता था, चलिए आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। ये मान लीजिए एक हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग P&L अकाउंट है। मैं कौन हूं? मैं एक बायर हूं जिसने एमएसएमई से माल खरीदा और उसको बेचा और प्रॉफिट बुक किया, और एमएसएमई को पेमेंट टाइम पे अगर नहीं किया तो क्या होगा समझिएगा। मान लीजिए ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये एक बायर की है जो परचेस करता है किससे? एमएसएमई से। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने नॉर्मल परचेस करी, हम मान के चल रहे कि ये परचेसेस उसने एमएसएमई से करी थी, माइक्रो एंड स्मॉल से करी थी। एमई को छोड़ दीजिए, उसने माइक्रो एंड स्मॉल से एक परचेस करी थी 60 लाख रुपए की, जिसको उसने बेच दिया 1 करोड़ रुपए में। तो एज अ रिजल्ट उसको प्रॉफिट हो गया 40 लाख रुपए का। ठीक है, अगर ये सामने वाला पर्सन ये जो परचेस किया है 60 लाख रुपए का, इन लोगों को अगर इसने टाइमली पेमेंट कर दिया तो ऑल इज ओके। आपका यही सिनेरियो रहेगा, 40 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेशन करोगे। लेकिन अगर इसने पेमेंट नहीं किया, इफ नॉट पेड, अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? सेल्स आपका पूरा 1 करोड़ का 1 करोड़ माना जाएगा। परचेज जो आपने 60 लाख रुपए का किया था, क्योंकि आपने उसका पेमेंट टाइम पे नहीं किया, तो परचेज हो जाएंगी जीरो, परचेज हो जाएंगी जीरो। तो 1 करोड़ का माल बेचा था, खर्चा कुछ नहीं, तो प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया आपका 1 करोड़ रुपए का। तो क्या होगा देखिए, इफ पेमेंट मेड, अगर आपने पेमेंट कर दिया होता तो प्रॉफिट आपका कितना होता? 40 लाख रुपए। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा? दिस इज योर डीम्ड प्रॉफिट, दिस इज योर डीम्ड, मतलब माना गया कि आपका इतना प्रॉफिट होगा। कितना? 1 करोड़ का। अब अगर हम टैक्स की बात करें, मान लीजिए आपका टैक्स रेट
30% है, तो अगर आपने पेमेंट कर दिया होता तो जो नेट प्रॉफिट आपका बचा 40 लाख, उसका 30% आपको देना पड़ता आपका टैक्स। तो 40 लाख का 30% आपको 12 लाख आ गया, तो 12 लाख रुपया आप टैक्स का पेमेंट करते। ये तब होता जब आप सही सही अपना काम करते होते, आप टाइमली पेमेंट करते। लेकिन आपने गलती क्या कर दी, आपने एमएसएमई का पैसा रोक दिया, सॉरी आपने माइक्रो एंड स्मॉल का पैसा रोक दिया। ये बात गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी, तो गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट दे रही है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट बोलेगी भैया जो आपका 40 लाख का था, इसमें हम जितना आपने परचेस किया था एमएसएमई का, जो पैसा आपने रोका है उसको ऐड बैक कर देंगे। उसको ऐड कर देंगे मतलब आपका प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा, अब आपका प्रॉफिट हो गया 1 करोड़। अब 1 करोड़ के ऊपर 30% टैक्स लगाइए, कितना आ गया, 30 लाख रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अर्लियर केस में 12 लाख देते, अब गलती किए तो 30 लाख दोगे, तो 18 लाख रुपए का बहुत बड़ा थप्पड़ आपको पड़ा। बस यही है दर्द दिलों के सह नहीं पाते। यही है वो 18 लाख रुपया जिसके कारण आज जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो दिक्कत में है। उनका कहना है कि भैया अगर आप ये प्रोविजन ले आओगे तो हम बाध्य हो जाएंगे उन छोटे लोगों को जल्दी जल्दी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और आपने बोला पेमेंट करो, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बैंक के पास, हम लेंगे लोन, और अगर लोन ले लिया तो उसके ऊपर हमको ब्याज देना पड़ेगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा, हमारा खर्चा बढ़ा, हमारा प्रॉफिट गिर गया। तो उनका प्रॉफिट भी गिर रहा है, प्लस यहाँ टैक्स की लायबिलिटी भी आ रही है। समझ में आ गया? तो ये जो कंसेप्ट है ये बायर के ऊपर लागू नहीं होता। ये जो प्रोविजन आया है ये सेलर के लिए आया है। सेलर कौन होना चाहिए, सेलर आपका माइक्रो होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इसी आदमी का पैसा फंसा हुआ है, इसीलिए हम इसको बेनिफिट देना चाहते हैं। बायर कोई भी हो, बायर आपका माइक्रो हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लार्ज हो सकता है, कोई भी बायर हो, मतलब खरीदने वाली कंपनी छोटी हो, बड़ी हो और बड़ी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिससे आपने परचेस किया है वो तो बेचारा छोटा है, उसका तो पैसा फंसा है, हमको उसको बेनिफिट देना है, उसको रिलीफ देना है। तो क्या होगा, देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है, जरा ये भी बता दीजिए। तो चलिए पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, और ये वीडियो के बाद पक्का प्रॉमिस है मेरा आपसे कि आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको आपके सारे कम्युनिटी में जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ताकि लोगों का ये जो कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो उनको मिल सके। चलिए, अब माइक्रो कौन है? गवर्नमेंट कहती है माइक्रो मतलब वो बिजनेस जिसका नेट टर्नओवर 5 करोड़ से कमती है। जी हाँ, नेट टर्नओवर मतलब आपने सेल्स किया, उससे सेल्स रिटर्न हो गई कुछ, तो जो बचा वो आपका नेट। तो नेट टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से कमती का है तो आप एक छोटे व्यापारी हो, मतलब आप एक माइक्रो एंटरप्राइज में आओगे। और क्या कंडीशन दी कि अगर आपका नेट इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में अगर आपका 1 करोड़ से कमती का अगर आपका इन्वेस्टमेंट लगा है तो आप माइक्रो हो। वहीं पर अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कमती है तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइज हो। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कमती है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हो। ठीक है, समझ में है आपको? अब इसी में कुछ एक एक्सेप्शंस भी आते हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर अगर आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट ना भी किया तो भी चलेगा। लेकिन वो कौन है, वो 5 एक्सेप्शंस, वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 43B क्लॉज एच नॉट एप्लीकेबल, किस किस के ऊपर ये लागू नहीं होगा वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले एसेट परचेस। अगर आपने स्मॉल या माइक्रो वाले से कोई एसेट परचेस किया है तो उस केस में आप ये डिले कर सकते हो, मतलब मोर देन 45 डेज आप कर सकते हो। बट स्टिल अगेन आपको बोलता हूं कि अगर आप ऐसे हो तो इसका अनड्यू एडवांटेज मत उठाइएगा, टाइमली पेमेंट कीजिएगा। अगर आपने सेक्शन 44 AD के अंदर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया हुआ है, मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स बेसिस में आते हो तो उस केस में आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिजम्पटिव बेसिस में गवर्नमेंट बहुत सारा रिलीफ देती है बिजनेस वालों को कि चलो मान लेते हैं आपका इतना प्रॉफिट हुआ होगा, चलो टैक्स दे दो, बात खत्म करो। तो गवर्नमेंट इन लोगों का दिक्कत नहीं बढ़ाना चाहती। अगर आप मीडियम वाले से धंधा कर रहे हो या लार्ज वाले से कर रहे हो धंधा, तो गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये लोग बड़े हैं, काफी बड़े हैं। इनका अगर पैसा रुकता भी है कोई फर्क नहीं, दे कैन इजिली सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपने कोई सामान बेचा है कब, 1 अप्रैल 2024 से पहले, मतलब अप टू अगर आप 31 मार्च 2024 तक कोई भी अगर सामान बिक्री हुआ है उसके पहले ये लागू नहीं होगा। उस इस वाले सेल्स
इस पर्टिकुलर वाले का आप 45 दिन से ज़्यादा डिले कर सकते हो, बट इट इज़ रिकमेंडेड ना करें। एंड द लास्ट वन इज ऐसा रिटेलर जो अपना टैक्स ऑडिट ही फाइल नहीं करता, मतलब बहुत ही छोटा बिजनेस में, उनसे भी कर रहे तो उनको कोई परवाह नहीं पड़ता, जाने दो। तो हम इन इतने 5 कैटेगरी में इसका एक्सेप्शन दे रहे हैं। फिर जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूरे, मैं बोल सकता हूं पूरे यूट्यूब पे इसने तहलका मचा रखा है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया ट्रेडर भी आएंगे, कुछ लोगों का बोलना है ट्रेडर नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे वो आपको मैं बता रहा हूं, और वो भी एक्ट के साथ। यहां पर कोई हम हवाई बातें नहीं करेंगे, जो भी कहेंगे एक्ट के आधार पे कहेंगे। तो देखिए, हमने जितना इसको एनालिसिस किया तो हम कहते हैं कि ट्रेडर जो है वो कवर्ड इसमें नहीं होंगे। मतलब इसमें कवर कौन होगा वो भी देख लीजिए, माइक्रो वाला होगा, स्मॉल वाला होगा, लेकिन ये लोग कौन होने चाहिए, ये लोग मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, या फिर ये लोग सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए। सिर्फ इनके लिए ये लागू है। अगर कोई ट्रेडर है ना, तो ट्रेडर को इसके अंदर कवर नहीं किया गया है। ठीक है, कैसे, चलिए समझते हैं जरा डिटेल में, ताकि आपका भी ये डाउट क्लियर हो जाए कि क्यों ऐसा हुआ। अगर हम बात करें एमएसएमई एक्ट की, तो एमएसएमई एक्ट जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में एक डेफिनेशन देता है किसकी, एंटरप्राइज की। बेसिकली एक्ट क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट। एंटरप्राइज, हम एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, उन लोगों के लिए बेनिफिट लेकर आए हैं। तो ये एंटरप्राइज क्या है, अगर हम ये जान लें तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को भी अगर डाउट है तो आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ एमएसएमई एक्ट जाके रेफर कर सकते हो, सारा डेटा वहां से लिया गया है। बस आपको समझाने के लिए हमने इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक, सो एंटरप्राइज मतलब क्या, एंटरप्राइज मतलब एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को हम एंटरप्राइज बोलेंगे, या फिर एक बिजनेस कंसर्न है उसको भी हम एंटरप्राइज बोलेंगे, या फिर एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट जिसको कोई और नाम से भी अगर आप जानते हो तो उसको भी हम एंटरप्राइज बोलेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए साथ साथ, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ठीक है, ये बिजनेस वाला भी है, ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ चीज और होनी चाहिए। क्या, उसके साथ ये बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर बिजनेस या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंगेज्ड होनी चाहिए। किस काम में एंगेज होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में, किसका, गुड्स का। मतलब किसी भी वस्तु का ये उत्पाद कर रही हो, उत्पादन में अगर ये इन्वॉल्व है तो ये आपका एमएसएमई में कवर होगा। और अगर ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग वाला है, ऐसी बिजनेस कंसर्न जो एंगेज्ड है सर्विस प्रोवाइडिंग में, किस चीज की, सर्विसेज, एनी टाइप ऑफ सर्विसेज, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो इसमें आपका कवरिंग आ जाएगा। तो देखिए यहां पर कहीं पर भी ट्रेडर है ही नहीं। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ एमएसएमई एक्ट जो कहता है एंटरप्राइज का मतलब क्या है, और उस एंटरप्राइज के मतलब में कहीं पर भी ट्रेडर इन्वॉल्व नहीं है। और अगर ट्रेडर वहां पर इन्वॉल्व नहीं है तो हेंस अकॉर्डिंगली ये जो सेक्शन 43B क्लॉज H आया है ये ट्रेडर के ऊपर लागू नहीं होगा। तो देखिए एमएसएमई एक्ट जो है ये आपका कब से लागू है इंडिया में, 16 जून 2006 से लागू है। ये क्यों लाया गया ये एक्ट, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये लाया गया था टू फैसिलिटेट प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। छोटे व्यापारियों को बड़ा बनाना है, इसलिए एमएसएमई एक्ट लाना है, इसलिए लाया गया था। अब इसका एक छोटा सा एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है माइक्रो और स्मॉल के ऊपर। हालांकि अभी तक जो हमने चर्चा करी इससे हम बोल सकते हैं कि भैया ये एक्ट बहुत अच्छा है छोटे व्यापारियों के लिए, बड़ों के लिए दिक्कत वाली बात है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचिए, अगर एक बड़ा व्यापारी है तो उसको बैंक से लोन इजीली मिल जाता है, छोटे व्यापारी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको बेनिफिट दे रही है। तो देखिए उन छोटे व्यापारी के लिए एक खतरा बन सकता है। क्या खतरा, कि देखिए मैं एक छोटा व्यापारी हूं, वो एक बड़ा व्यापारी है, तो बड़े व्यापारी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है क्योंकि उसका बाइंग पावर है, उसका पैसा है, वो कहीं से भी खरीद सकता है। अब अगर मैं एक छोटा व्यापारी हूं, इफ आई एम अ माइक्रो एंटरप्राइज, तो मेरे से अगर वो डील करेगा तो वो बाध्य हो जाएगा 45 डेज में पेमेंट करने के लिए। तो वो इंसान क्या बोलेगा, बोलेगा कि मैं माइक्रो से धंधा नहीं करता, मैं किसी और से कर लेता हूं।
मैं मीडियम एंटरप्राइज से कर लेता हूँ, मैं लार्ज एंटरप्राइज से कर लेता हूँ, ताकि मुझे 45 डेज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, अपने मर्जी से हम उसके साथ धंधा करेंगे। समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो छोटे व्यापारी है उनका बिजनेस हैम्पर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा सोचकर बनाया गया था। इस एग्जाम्पल से इसको समझिए। मान लीजिए ये एक बड़ा बायर है जिसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, वो कहीं से भी खरीद सकता है। उदाहरण में मान लीजिए एक माइक्रो डीलर है, एक स्मॉल डीलर है और एक मीडियम या फिर लार्ज डीलर है। ठीक है, तो अगर ये बड़ा प्लेयर इस वाले सेलर से खरीदता है, सेलर 1 से खरीदता है, यानी कि माइक्रो है, तो यहाँ पर 45 डेज का टाइम लिमिट लग जाएगा। ये बड़ा बायर बाउंड हो जाएगा इसको पेमेंट देने के लिए विद इन 45 डेज। और वहीं पर अगर ये स्मॉल से भी धंधा करता है तब भी देखिए 45 डेज का यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अगर ये बड़ा प्लेयर अगर मीडियम या फिर लार्ज वाले से खरीदता है, मीडियम या फिर लार्ज वाले से खरीदता है, तो यहां पर देयर इज नो लिमिट, तो बड़ा प्लेयर अब इससे खरीदना चाहेगा रेदर देन इससे। ठीक है, तो ये एक पोटेंशियल नुकसान हो सकता है। ये नुकसान होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब ये पूरा फुल फेज में इंप्लीमेंट होगा। कब से लागू हो रहा है ये लागू हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो ये था पूरा डिटेल आपका सेक्शन 43B क्लॉज H। उम्मीद करता हूं इस सेशन के बाद आपका ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।